वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से कंडक्ट हो चुका है, बट आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे बच्चों को अपने फर्स्ट एग्ज़ाम से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। उन्हें कुछ ना कुछ शिकायतें रह गई हैं। सपोज़ दैट कि मेरा ये सेक्शन बहुत अच्छे से फिनिश हो सकता था, इस आंसर को मैं बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ लिख सकता था या लिख सकती थी। तो ये शिकायतें आपके एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप माइंड की इसके साथ में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं गए होते। और ये फर्स्ट एग्ज़ाम है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने बोर्ड्स एग्ज़ाम इसके पहले फेस तो किए नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती हैं। बट डोंट वरी, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का 26 फ़ेब को। हमें उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है। तो जो आपकी माइंड कीज़ हैं जिनके साथ में आपको जाना ही है वो कुछ ऐसी हैं और उन्हें बहुत अच्छे से आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि बी डेफिनेटली श्योर टू रिवाइज दोज चैप्टर्स विच आर completely diagnosed and at least a glance summary of those chapters which you haven't prepared deeply. ऑब्वियस सी बात है, जो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से डायग्नोज कर रखे हैं, डायग्नोज का मतलब क्या है, जिन्हें आपने बहुत बेसिकली उन्हें पढ़ा है, तो उन्हें आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। सेकंड पॉइंट है आपका कि एटलीस्ट अ ग्लैंस्ड समरी। अ ग्लैंस का मतलब यहाँ पर है कि कम से कम एक झलक तो आपके चेहरे में पूरी फ़ोटो होनी चाहिए समरी की, उन चैप्टर्स की जो धोखे से या फिर यू कैन से कि बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में नहीं कंप्लीट हो पाए हैं, डीपली आपने कंप्लीट नहीं कर पाया है, उनकी समरी एटलीस्ट समरी तो होनी ही चाहिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि सपोज़ दैट मान लीजिए कि जो आपको बहुत डीपली प्रिपेयर नहीं है और उनसे कोई क्वेश्चन कंडक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो आपकी तो क्रिएटिविटी देखी जाती है ना एग्ज़ाम में, तो आप समरी के थ्रू उस आंसर को राउंड वे में कहीं ना कहीं लिख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सेट योर माइंड विच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर यू आर गोइंग टू पिक फर्स्ट। आपके माइंड में बहुत अच्छे से ये सेट होना चाहिए कि आप कौन सा सेक्शन, आपके क्वेश्चन पेपर का कौन सा सेक्शन आप सबसे पहले पिक करेंगे, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। तो नॉर्मली बच्चे बोलते हैं कि मैम पैसेज में बहुत टाइम जाता है, तो आप हर एक टाइम का वहाँ पर फ़ायदा उठाइए ना। सपोज दैट मान लीजिए बिफोर 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है। उन 15 मिनट्स में आपको हर क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट में तो आप अपना एक अनसीन पैसेज ही एक सरसरी निगाह में उसे रीड कर सकते हो। रीड करने का फ़ायदा क्या होगा, अनसीन पैसेज है तो मुझे लगता है कि कम से कम 2 टाइम्स तो उसको हमें पढ़ना ही पड़ता है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपका, अनसीन पैसेज के लिए मैं एक जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करना चाहूँगी यहाँ पर, कि बच्चों का कहना ये है कि मैम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनसीन पैसेज बहुत बड़ा होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, उसकी वोकैबुलरी हम बहुत सोच के लिखते हैं, फिर भी हमारा कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो पहली बात तो वोकैबुलरी आपकी जिस भी पैसेज से पूछा गया है, जहाँ पर आपकी वो वर्ड पूछी गई है, सपोज दैट मान लीजिए किसी का एंटोनिम पूछा गया है या किसी का सिनोनिम पूछा गया है, उस वर्ड के ऊपर की 2 लाइन्स और नीचे की 2 लाइन्स दोनों का मीनिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से निकालना पड़ेगा। उस वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है पैसेज में, जिसके रेफरेंस में उसका यूज़ किया गया है, वो डेफिनेटली आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? फटाफट से अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। सेट द ड्यूरेशन फॉर ईच सेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने दिमाग में ये चीज़ रख लीजिए कि सपोज दैट मान लीजिए अनसीन पैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छी बात है आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उसको आपने एक बार पढ़ लिया फिर आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं। अगर ज़रूरत है तो हमें वहाँ पर टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ फटाफट से आप दूसरे सेक्शन में जाइए। तो हर सेक्शन के लिए आपको अपना एक टाइम लिमिट घर से ही सेट करके जाना है कि मुझे इस सेक्शन में बस बहुत ज़्यादा खींच करके इतना ही टाइम देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर और भी सेक्शन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। गिवन क्वेश्चंस आर क्लोज एंडेड। ये तो आपके माइंड में छपा होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। क्लोज एंडेड का मतलब है कि जब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है तो उसमें लिमिटेशंस होना,
क्लोज एंडेड का मेन मतलब होता है लिमिटेशंस होना। लिमिटेशंस कैसी होती हैं? सपोज दैट देयर आर वर्ड लिमिट एंड यू नो वेरी वेल कि आपके हर सेक्शन में, चाहे आपको राइटिंग सेक्शन हो, चाहे आपका वो लिटरेचर सेक्शन हो, सब में आपको वर्ड लिमिट प्रोवाइडेड रहती है। तो जब आपको वर्ड लिमिट दी गई है तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू एक्सटेंड योर क्वेश्चन? तो फिर आप उस क्वेश्चन को आंसर लिखने में उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही क्या है? सपोज दैट मान लीजिए आपको 40 to 50 वर्ड्स आपके शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा खींच के आपके 4 या 5 लाइन्स में आंसर्स हो जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि जो आप चैप्टर आपने बहुत अच्छे से डायग्नोस किया हुआ है उसके आंसर को आप हाफ पेज एंड 75% ऑफ पेज इतना आप एक्सटेंड करके ले जाते हो। इतना ज़रूरत ही नहीं है। जो टू द पॉइंट आंसर आप उतना ही दीजिए केवल, बस। तो क्लोज एंडेड से मतलब यहाँ पर है कि अगर आपको राइटिंग सेक्शन में अगर 100 to 120 वर्ड लिमिट दी गई है तो आपको उतने में ही आपको आपका अपना आंसर फिनिश करना। हाँ, वो 2 और 4 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ये माइंड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइटिंग सेक्शन। बहुत ज़रूरी आपको पॉइंट है। राइटिंग सेक्शन मैंने इसलिए यहाँ पर पिक किया है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं मैम हमने तो बहुत अच्छा मैटर लिखा था अपने उसमें लेटर में, हमने बहुत अच्छे तरीके से मैं डिपिक्ट किया, लेकिन कहीं आपने देखा कि आपका फॉर्मेट तो कहीं मिस नहीं हुआ है। कभी आप जो उसका आउटलाइन शेप है आप वो देना भूल जाते हो। आपके राइटिंग सेक्शन में हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं, हर स्टेप। सपोज दैट मानो यू आर ड्राइंग योर आउटलाइन, इट विल कैरी 1 मार्क। आपको 1 मार्क इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। एंड योर बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो आपका मेन मैटर है, उसका भी आपको पॉइंट मिलता है कि आपने कैसी वैकेब यूज़ की है और कैसे आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं अपने मैटर में। ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन, जो आपके लेटर का सबसे लास्ट पार्ट होता है। सब्सक्रिप्शन में आपको ये ध्यान रखना है, सपोज दैट मान लीजिए अगर आप अपने म्यूनसिपैलिटी को लिख रहे हैं और अपनी सोसाइटी के बिहाफ पे लिख रहे हैं एंड यू आर सेक्रेटरी ऑफ योर सोसाइटी, तो जब अपना नाम आप लिखोगे नीचे कि आई एम दिस बिकॉज दिस इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, आपका नेम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी नाम को आपको वहाँ पर दिखाना है। अगर आपकी पोजीशन दी गई है क्वेश्चन में, यू हैव टू राइट योर डेजिग्नेशन इन सब्सक्रिप्शन। ठीक है? आई थिंक दिस इज़ योर लास्ट पॉइंट। नो, देर आर 2 more questions, बट सी दिस पॉइंट इन MCQs। MCQs में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि मैम सारे ही ऑप्शन सेम लग रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं कि सारे क्वेश्चन के आपके ऑप्शंस जो हैं वो सारे एक जैसे हों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सही आंसर पहले नहीं देखना है, पहले आपको ये देखना है कि व्हाट कैन आई एलिमिनेट, कि मैं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपने एलिमिनेट करना सीख लिया तो आपको प्रॉपर आंसर ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है ऑप्शंस में। जो आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, उसे फटाक से, उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे हटाइए। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो फटाफट जिनमें आपको 50-50 के चांसेस लग रहे हैं उन दोनों को सेट करके एटलीस्ट उस सेंटेंस को आपको 4 से 5 टाइम्स अपने मन में रीड करना है, रिवाइज करना है, और वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वही ऑप्शन निकलेगा करेक्टली जो आपको सूटेबल लग रहा है। एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है? कम टू द लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बी श्योर टू पॉइंट आउट एंड देयर इज मिसप्रिंट, पॉइंट आउट पॉइंट्स ऑफ योर आंसर्स। जो नॉट पॉइंट है इसका मतलब आपका हॉट पॉइंट्स है। ठीक है? ये थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस्टेक है। योर हॉट पॉइंट्स, योर आंसर विद ब्लू शेड्स। जो आपका आंसर है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको ये श्योर रखना है कि जो इसके हॉट पॉइंट्स हों, यानी कि मेन पॉइंट्स आपको लग रहा है कि मैंने ये बहुत टू द पॉइंट ये सेंटेंस लिखा है, आपको उसे अंडरलाइन करना या किसी भी तरीके से हाईलाइट करना नहीं भूलना है। ठीक है? जो ये ब्लू शेड लिखा है इसका मतलब ये है कि आप चाहे हेडिंग के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो या रिटन मैटर के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो या हाईलाइट के रूप फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, आपको अपने सारे ही पेन्स ब्लू शेड में ही कोशिश करना है कि आपको उन्हीं का यूज़ करना है। ठीक है? आई थिंक अब तो कुछ डाउट्स नहीं होने चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी
in comment box. Thank you so much.